जब जब किसी का कोई अधिकार टूटता है, किसी की कोई परंपरा टूटती है, किसी को आपने हरा दिया है, कुछ हरा दिया, तो वो शांत बैठेगा क्या? बाउंस बैक तो होता ही है, बदला लेगा, बाउंस बैक होता है। ये तो राजनीति है, बाउंस बैक ये सीधे सीधे राजनीतिक पार्टियां नहीं करती हैं। शेड्यूल कास्टों के रिजर्वेशन के केस में जितने भी फैसले आए हैं कोर्ट से आए हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि लोकसभा में या विधानसभा में शेड्यूल कास्टों के अगेंस्ट में कोई फैसला पास करा के दिखा दे। आज करा के दिखा दो। आप डॉक्टर अंबेडकर को कोई अबे तबे बोल के दिखा दो, आप वाल्मीकि जी को कोई अबे तबे बोल के दिखा दो, आप बुद्ध को कोई अबे बोल के दिखा दो। आप शेड्यूल कास्ट इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये रिएक्शन बहुत तेजी से करते हैं। तो तोड़ेंगे किसको? तोड़ना किसको है? तोड़ेंगे भी इन्हीं को। तो जाहिर सी बात है, तो बाउंस बैक तो होगा। जिसने पिटीशन डाली है, क्या उसकी बैकग्राउंड आपको पता है? जी नहीं, किसी को भी नहीं पता। ये हमारे समाज के अंदर, हमारे लोगों में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि करके जो जाता है उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। जैसे अभी किस तारीख को आंदोलन हुआ था, ये जो हुआ था सड़क पर आए थे? बिल्कुल, भारत बंद किया गया था। कौन सी तारीख को किया था? 21 अगस्त 21 को। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, अरे भाई कौन है जो इसको अपने आप अनाउंस कर रहा है? किसी ने कहा कोई सभा बैठी क्या? कहीं लोग बैठे क्या? कहीं आपस में सारे लोग बैठ के ये मंत्रणा हुई कि भाई ये जो आया है ये क्या है क्या नहीं? फेवर में एक एक आदमी के पास 10-10 नौकरियां हैं, जो सैकड़ों सालों से नौकरी करते आ रहे हैं, जो सारा आरक्षण लेके जा रहे हैं, जिनके घर में इंडस्ट्री भी है, जिनके घर में फैक्ट्री भी है, जिनके घर में है, जिनके घर में कभी क्रीम लेयर लगती नहीं है, उनका तो राइट है। कोई के घर में 4-4 नौकरी कर रहे हैं और चारों बड़े बड़े अफसर बने हैं, और जज भी बन रहे हैं, और मिलिट्री में भी अफसर हैं, और फोर्स में भी हैं, और हर जगह हैं वो। और जिनके घर में बनने शुरू हुए उनका आप कहते उनको धमकाते हो कि आपका क्रीमी लेयर लगेगा जी। तो भाई क्रीमी लेयर लगेगा तो सबका लगेगा ना। एक बार जब ओबीसी का आरक्षण आया था, मैंने उस समय कहा था कि भाई तुम्हारा आरक्षण तो आया ना आया बेकार सही है, क्योंकि तुम तो आरक्षण शुरू नहीं हो उससे पहले तुम्हारा खत्म हो गया। अब जो व्यक्ति नौकरी करेगा 8-10 लाख की सैलरी तो लेगा ही, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा नहीं, और पीछे जो बच्चे आएंगे वो पढ़े लिखे होंगे नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं पढ़ाने के लिए, वो तो खेत के मजदूर रहे। तो तुम्हें आरक्षण कहाँ तुम्हारा पूरा होगा? 52% तुम्हें मिलना चाहिए, 27 मिला वो भी तुम्हारा पूरा नहीं होगा, तो तुम्हें दैनिक मनसा कहाँ है? कुछ लोगों ने इसको 1 अगस्त के बाद बना दिया चमार वर्सेस वाल्मीकि। तो इस तरीके की जो है वो हमें तो खुद समझने में इसको बहुत समय लगा, क्योंकि हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि आरक्षण वर्गीयकरण क्या है। लेकिन जो लड़ रहे थे वो तो मूवमेंट चलाने वाले लोग वो हैं जो रिजर्वेशन की रोटी नहीं खा रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो परेशान हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो बेरोजगार हैं, उनसे मूवमेंट चलता है। और वो मूवमेंट वही लोग चला रहे हैं। भीड़ जो होती है उन्हीं की होती है। भीड़ में अफसर नहीं आते, भीड़ में बड़े लोग नहीं आते। 1-8%, आधा % वो आ जाते हैं जिनको ये रहता है कि नहीं हमें करना चाहिए, पर सारे नहीं आते। सारे देश के शेड्यूल कास्टों की कोई एक बॉडी है क्या? कहीं वो बैठ के एक फैसले लेते हैं क्या? कभी वो विचार विमर्श करते हैं क्या? क्या जजमेंट पे एक साथ बैठ के कोई संगोष्ठी हुई कि भाई ये जजमेंट आया है तो आप इस बात के, तो ये बेवकूफों की निशानी नहीं है क्या? काहे के अकलमंद हो तुम? गधों की तरह, बेवकूफों की तरह तुम चले जाते हो, तुमको अकल नहीं। कोई भी आदमी डेट घोषित कर दे तुम उसको देते हो, फिर कर लो डेट घोषित, फिर चले जाओ, फिर डेट घोषित कर लो, चले, ये काम होता रहेगा। बस तुम दूसरों के हाथ के पपेट और टूल बन के और तुम इस्तेमाल हो रहे हो, तुमको अकल ही नहीं है। प्रवक्ताओं के, इनके बड़े बड़े नेताओं के बयान मैं सुन रहा हूँ, जैसे वो कहते हैं भाई इसको वर्गीकरण क्यों कर रहे हो, तो इसको जैसे चल रहा था वैसे चलने दो। वो गलत बोल रहे हैं। वो क्या है? वो गलत बोल रहे हैं, वो नेतागिरी है पूरी। जिसको नहीं मिला है उसको मिलना चाहिए, अगर ना हो तो ठीक है। समण सुधीर जी सर हमारे साथ में हैं और पाली भाषा के विशेषज्ञ हैं। पाली भाषा पर तकरीबन अपनी वीडियो जो बनाते हैं, बड़ा अच्छा इनका बड़ा चैनल है अपना, और बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक एक शब्द के बारे में जो जानकारी देते हैं उस पर पूरा लेक्चर आप सर देते हैं। तो मैं कई बार आपकी वीडियो देखता रहता हूं, तो बड़ा सीखने को मिलता है, बड़ी नॉलेज मिलती है उससे। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि सर आप हमारे साथ में हैं, हमारे स्टूडियो पर हैं। धन्यवाद जी। कॉफ़ी विद अंजाना में आपका हार्दिक स्वागत है सर। सर आज विषय ये है कि जो देश भर में अभी चल रहा है, 1 अगस्त को जो फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का उपवर्गीयकरण आरक्षण में, तो इसको लेकर जो है आपस में टकराव वाली भाषा जो है वो यूज की जा रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, या इसको समझाने की बजाय या समझने की बजाय लोग आपस में
भाषा से मतलब अपनी अपनी भाषा से वो टकराव में लगे हैं। कोई लिख रहा है तो कोई बोल रहा है। तो इस पर आपसे हम चर्चा करने इसलिए आपको आमंत्रित किया है कि लोग कुछ समझ पाए कि आखिर उपवर्गीकरण है क्या और इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है और इससे क्या होगा आगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पर आपकी राय क्या है। देखिए 1 अगस्त को जो सुझाव आए हैं, फैसला तो नहीं है, क्योंकि अगर फैसला होता तो फिर लागू करने में या ना लागू करने में किसी की मर्जी नहीं होती। जी बिल्कुल। सुझाव आए कि राज्य लागू करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो ये कहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को जबरन जो आरक्षण दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरल के बदले, बाबा साहब ने मांगा नहीं था। बाबा साहब का तो सेपरेट इलेक्टोरल का मांग थी और वो लेके भी आए थे। उसको छीना, जबरन उसके अगेंस्ट में आंदोलन किए गए, धमकी दी गई मोहनदास करमचंद गांधी ने कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरल हमें वापस नहीं किया और उसके बदले में कुछ देने की पेशकश उन्होंने की। तो क्या पेशकश थी कि पढ़े लिखे को नौकरी मिलेगी, जो पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको प्रोफेशनल कोर्स में सीट रिजर्व रहेंगी, और जो अनपढ़ भी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा है, वो पहले दिन से चाहे तो एमएलए, एमपी, काउंसलर इतनी सीटों पे पर्चा भरे जीत सकता है, बन सकता है। ये बाबा साहब ने नहीं मांगा, क्योंकि बाबा साहब कास्ट को ख़त्म करना चाहते थे और ये तीनों चीज़ कास्ट बेस्ड थी कि आपके पास में कागज़ का टुकड़ा भी होना चाहिए जिसपे आपकी कास्ट, शेड्यूल कास्ट लिखी होनी चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट का भी सर्टिफिकेट बन सकता था, पर उन्होंने शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट ना बना के शेड्यूल कास्ट में वो क्या काम करता है उस काम के साथ में शेड्यूल कास्ट लिखा। कास्ट का शेड्यूल बना तो कास्ट के शेड्यूल में कास्ट आ गई, तो हमें सर्टिफिकेट पे लिख के देना चाहिए था कि ये शेड्यूल कास्ट है या ये अदर बैकवर्ड कास्ट है या ये शेड्यूल ट्राइब है। पर उन्होंने वो पुराना दादा का, परदादा का, जबरन का कोई काम है भी या नहीं है, जो जात के नाम से जाति नाम जाना जाता, उसको जबरदस्ती लिखा ताकि उनको लंबे समय तक फायदा हो। जात का फायदा उनको होता है जो अपने आप को जात से बाहर रखते हैं। जैसे ब्राह्मण की कोई जात नहीं होती, वैसे कोई जात नहीं होती, ठाकुर कोई जात नहीं होती, ये जात से बाहर लोग हैं, क्योंकि ये कुछ काम करते नहीं थे। काम हम ही करते हैं, जो काम करते हैं उनका जात होता है। तो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, शुरू में तो कोई लेने वाला था ही नहीं, मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो उसकी शर्त थी कि भाई पढ़ा लिखा होगा तो आरक्षण मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो उसको लिखते थे कि कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। फिर कुछ पढ़ लिख के आए तो उन्होंने कहा कि नॉट सूटेबल, फिर लिखा कि नॉट एलिजिबल। ये वो करते रहे और फिर कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। बाबा साहब की आवाज़ को सुन के जो लोग पढ़ते गए उनको वो नौकरियां दी। आज परिणाम ये है कि जिनको वो नौकरियां मिली उनकी और भी पीढ़ियां नौकरी ले रही हैं और वो नौकरी में जा रहे हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो पीछे रह गए, वो पढ़ नहीं पाए, लेट पढ़े वो, तो उनका जो नौकरी है उनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ गया वो कंपटीशन में आके नौकरी को ले जाता है। तो उनकी डिमांड ये थी कि भाई हमको भी मिलना चाहिए, और ये नेचुरल डिमांड है, क्योंकि समाज में सभी तबकों को आगे आना चाहिए जी, और सभी तबकों को मिलना चाहिए। तो जो लोग सक्षम थे उन्होंने ये डिमांड उठाई कि भाई हमको मिलना चाहिए, मिलने का रास्ता देना चाहिए। 75 से ये डिमांड चल रही है और 75 से लगातार कोर्टें लेके बैठी हुई हैं, सरकारें लेके बैठी हुई हैं। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार जिनके एक्शन तुरंत होते हैं अपने लिए, जैसे EWS का एक्शन है जी, किसी ने मांगा नहीं, एक दिन के अंदर वो आया बिल, एक दिन में पास हुआ और अगले दिन लागू भी हो गया और चल रहा है। जबकि SC ST का जो बिल पास करना, जो रूल बनाना चाहते हैं SC ST वाले लोग कि हमारे रिजर्वेशन का लॉ बना दीजिए, उस लॉ की डिमांड आज तक पूरी नहीं हुई। मतलब कानून बनाने की डिमांड आज तक पूरी नहीं हुई, प्राइवेट में रिजर्वेशन देने की डिमांड आज तक पूरी नहीं हुई, बैकलॉग भरने की डिमांड आज तक पूरी नहीं हुई, जो जुडिशरी में डिमांड मांगी कि हमारा रिजर्वेशन यहाँ होना चाहिए वो पूरी नहीं हुई, जो सेना में डिमांड मांगी कि हमारा रिजर्वेशन यहाँ होना चाहिए वो पूरी नहीं हुई। मतलब जो मांग रहे हैं इतने दिनों से वो पूरी नहीं हुई, और जो नहीं मांग रहे हैं उनको गवर्नमेंट तुरंत दे रही है। तो फैसले में संशय पैदा होता है कि उसका टाइमिंग क्या है, वो आया कब है, क्यों आया है, और फैसला नहीं है, सिर्फ क्या है, सुझाव है, सुझाव राज्य सरकारों को, और राज्य सरकारें अपने हिसाब से लोगों को ऊपर नीचे करेंगी, जबकि उनका राइट नहीं है। क्योंकि संविधान के अंदर शेड्यूल कास्ट का कैटेगरी बनी हुई है, उसको जो लाभ देने हैं वो संवैधानिक अधिकार हैं, वो राज्यों के अधिकार नहीं है, राज्यों को सिर्फ इम्प्लीमेंट करने हैं।
तो लोगों का फैसला पार्लियामेंट में होना है। आरक्षण का फैसला पार्लियामेंट से हुआ था तो वहां होना है। पहली बात तो चाहिए नहीं आरक्षण, पर अगर कोई फैसला होना तो वहां होना है। तो कितनी बार कहा कि बैकलॉग दो, राजीव गांधी जी ने बैकलॉग भरा था 89 में, उस समय सबको नौकरी मिली थी, जितने आज लोग रिटायर हो रहे हैं उस समय के हैं, उसके बाद बैकलॉग नहीं भरते। तो फैसला जो आया है, आप ध्यान दोगे, चुनाव आ रहे हैं और अभी जो चुनाव गए हैं उसमें बड़ी उथल पुथल हुई है। उसके अंदर शेड्यूल कास्ट के वोट का जो फैक्टर है वो फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के वोट से पार्लियामेंट के अंदर जो बहुमत है उसका होना या ना होना तय हुआ है। तय हुआ, बिल्कुल। तो ये जो यूनिटी है, ये जो वोट डाले, और किसी ने कहा नहीं, लोगों ने अपने आप सोच समझ के अपने हिसाब से वोट किया। किसी पार्टी को वोट नहीं किया, लोगों ने टेक्निकल वोट किया इस बार, किसी की नहीं सुनी। किसी शेड्यूल कास्ट ने अपने किसी नेता की भी नहीं सुनी। कोई ये कहे कि जी हमारे नेता की वजह से हुआ, नहीं हुआ। लोगों ने टेक्निकल वोट की है अपने बेनिफिट के लिए। जो एक जलजला आया था पूरे देश के अंदर, बिना लीडर के, बिना पार्टी के, बिना पैसे के, बिना किसी IPS IAS अधिकारी के, बिना किसी MP MLA के, बिना किसी संगठन के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी मत के, लोग अपने फायदे के लिए सड़क पे आए। तो यूनिटी है वो, यानी लोगों को ये समझ है कि हमारा फायदा कहाँ है। तो जब ऐसी, लेकिन जब भी मतलब आपका कहना ये है, जैसे 2 अप्रैल को SC ST एक्ट पर जो वार किया गया तो खत्म करने की बात की गई, उस पर लोग घर से निकल गए अपने आप। और फिर अभी कुछ ही दिनों पहले संविधान पर ये बात चली थी, संविधान को खत्म कर देगा, अगर 400 पार हो गए तो संविधान को खत्म किया जाएगा। इसलिए लोगों ने अपना मन बदल लिया। लोगों ने जगह जगह टेक्निकल वोटिंग की है, एक तरफ वोट नहीं किया है। उन्होंने ये देखा है कि संविधान को खत्म करने वाला कैंडिडेट कौन है और संविधान को बचाने वाला कैंडिडेट कौन है। तो उन्होंने बचाने वाले कैंडिडेट को, संविधान को बचाने के नाम पे अपने आप वोट दिया, किसी ने कहा नहीं। तो जब किसी का कोई अधिकार टूटता है, किसी की कोई परंपरा टूटती है, किसी को आपने हरा दिया है, कुछ हरा दिया, तो वो शांत बैठेगा क्या? बाउंस बैक तो होता ही है, बदला लेगा, बाउंस बैक होता है। ये तो राजनीति है, वो तो राजनीति है। आप स्प्रिंग दबाओगे तो स्प्रिंग उछाल मारेगी। आप में कितनी ताकत है दबा के रखने की? ये तो राजनीति का खेल है, इसका बुरा नहीं मानना, इसका अच्छा नहीं मानना। तो सारे फैसले सीधे सीधे राजनीतिक पार्टियां नहीं करती हैं। शेड्यूल कास्टों के रिजर्वेशन के केस में जितने भी फैसले आए हैं, कोर्ट से आए हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि लोकसभा में या विधानसभा में शेड्यूल कास्टों के अगेंस्ट में कोई फैसला पास करा के दिखा दे। आज करा के दिखा दो आप, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे 1 मिनट में, सब तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे। आज करा के दिखा दो आप डॉक्टर अंबेडकर को कोई अबे तबे बोल के दिखा दो, आप वाल्मीकि जी को कोई अबे तबे बोल के दिखा दो, आप बुद्ध को कोई अबे बोल के दिखा दो। आप शेड्यूल कास्ट इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये रिएक्शन बहुत तेजी से करते हैं। तो तोड़ेंगे किसको? तोड़ना किसको है? तोड़ेंगे भी इन्हीं को। तो जाहिर सी बात है, तो बाउंस बैक तो होगा। अब आपकी समझदारी है कि आप इस बाउंस बैक को कैसे शॉकर लगा के कम करते हो, इस झटके को कैसे इसको खत्म करते हो, या इस झटके में उछल कूद करके आप भी उछल कूद मचाते हो। ये आपकी समझदारी है। मिलना मिलाना किसी को कुछ है नहीं। कोई ये कहे कि मिलने वाला है, 50 मुसीबतें आएंगी, कानूनी अड़चन है इसके अंदर, ये जो सुझाव आया है ये असंवैधानिक है, इसके अगेंस्ट में रिट लगेंगी, यही लोग लगवाएंगे, क्योंकि बड़े धड़े को कोई नाराज नहीं करना चाहता राजनीति में। लेकिन सर ये भी तो समझना होगा कि जब पंजाब में ये चल रहा था तो 12.5% आराम से मिल रहा था, सरकारों को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वहाँ पर भी जो है वंचित समाज के लोग भी अधिकारी बनते हैं, सब फायदा ले रहे हैं, वो राजनीति में भी हैं। और इधर से अपने जो चमार समाज है, जाटव है या रामदासी है, रविदासी है, सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। लेकिन ये पिटीशन डालने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? जब जो सही चीज़ चल रही है, राज्य सरकार भी कह रही है हमारे यहाँ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पिटीशन डाली गई, तो सवाल इस पर यहाँ पर पैदा होता है। अच्छा, जिसने पिटीशन डाली है, क्या उसकी बैकग्राउंड आपको पता है? जी नहीं, किसी को भी नहीं पता। ये हमारे समाज के अंदर, हमारे लोगों में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि करके जो जाता है उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। जैसे अभी किस तारीख को आंदोलन हुआ था, ये जो हुआ था सड़क पर आए थे? बिल्कुल, भारत बंद किया गया था। कौन सी तारीख को किया था? 21 अगस्त 21 को। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, अरे भाई कौन है जो इसको अपने आप अनाउंस कर रहा है? किसी ने कहा कोई सभा बैठी क्या, कहीं लोग बैठे क्या, कहीं आपस में सारे लोग बैठ के ये मंत्रणा हुई कि भाई ये जो आया है ये क्या है क्या नहीं, फेवर में किसने किया है, क्यों किया है?
पर तुमको नेता बनना होता है तुम अनाउंस कर देते हो, तुमको एमएलए एमपी बना तो जाके किसी पार्टी वार्टी के हाथ जोड़कर टिकट ले लो ना, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है। ये सामाजिक फैसला नहीं था, ये मजबूरी का फैसला। और भेड़ चाल कैसी है कि कोई भी व्यक्ति मतलब वेरीफाई करने को तैयार नहीं है। मतलब वेरीफाई भी कि तो अरे भाई तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम अपने आप को अक्लमंद बोलते हो, तुम नेता बोलते हो, तुम सामाजिक आदि बोलते हो, उस आदमी का गलेवान पकड़ के तुमको ये कहना चाहिए अरे तू पूरे समाज को ये निमंत्रण दे रहा है 21 तारीख के लिए। विरोधी भी तैयार हो गए, विरोध में भी आ गए और सपोर्ट में भी आ गए, तो तीसरे आदमी का तो काम हो गया। अब कहने की बात ये, जैसे मान लीजिए जो सपोर्ट में नहीं थे, हाँ, जो पहले ही कह चुके थे कि ये किसी हमारे एक आदमी ने, किसी ने गिने चुने ने कर दिया, इसको कर दिया है, कॉल दे दिया है, लेकिन हम मतलब इसके समर्थन में नहीं है। उसके बाद जब उसके तुरंत बाद ही फिर वो वापस आ जाते हैं कि हम भारत बंद में शामिल। मैंने मूर्खों की जमात से बहुत सारे प्रश्न किए, ये सब मूर्खों की जमात हैं। मतलब इससे बड़ी क्या मूर्खता होती कि आप बिखरे हुए लोग हैं, अब कॉल कहाँ से आई आपको ये नहीं पता और आप सड़क पर जा रहे हैं और आप आंदोलन कर रहे हैं। मतलब कुछ लॉजिक है कहीं? कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन का तरीका क्या होता है? मान लो कोई बात कहीं से आई तो पहले तो उसको देखो शांति से, कोई आफत आ रही है क्या, जिसका नुकसान हो रहा है, जिसका फायदा हो रहा है, उनको आपस में बैठना चाहिए। बैठो, बैठ के बातचीत करो, ये देखो कि मंशा किसकी है, सच में हमको लड़ाया जा रहा है या हमको बांटा जा रहा है या क्या है क्या नहीं है। फिर आपस में देखो कि इसका क्या समाधान हो सकता है। फिर ये देखो कि नुकसान किसका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है। ये अगर एनालिसिस करते बैठ के, चाहे भले ही 20 लोग करते, 50 लोग करते, 5 लोग करते, तो क्या निकल के आता? निकल के ये आता कि भाई देखो हमको सबको आरक्षण मिलना चाहिए और जिसको नहीं मिला है उसको पहले मिलना चाहिए। तो सरकार से गुजारिश करनी चाहिए कि भाई अगर आप देना चाहते हो तो जो और बेकार का आरक्षण पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हारी आबादी कितनी है, 11% 12% है, तुम अपना ले जाओ जी। जो 27% इनको मिलता है, 22.5% जो मिलता है SC ST को, ये अपना ले जाओ। जो 27% OBC को मिलता है ये ले जाओ। तो 27 और 22.5, 49 और 10 तुम्हारा 60 हो गया, तो 40% बचता है ना। 40% तो आओ 40% को बांटते हैं, जिसको अब तक नहीं मिला तुरंत सरकार सबको दे, और जितने पढ़े लिखे हैं उन सबको दे तुरंत। ये रेजोल्यूशन पास होता? होता नहीं होता, ये कायदा बनता नहीं बनता है। भाई ये जो खाली पड़ा हुआ 40% है, ये कहाँ जा रहा है, ये इसका हिसाब किताब क्या है? अगर खाना ना हो तो लड़ाई समझ में आती है कि भाई जो जितनी संख्या में उतने ले जाओ। अगर मान लो 100 के 100 को 100% बढ़ रहा है तो नेचुरल सबको बराबर बराबर मिलेगा ही ना, कि 2% वाले को 2% मिलेगा, 4% वाले को 4% मिलेगा। पर खाना बचा हुआ घूम रहा है, उसे ले कौन जा रहा है ये तुम देख नहीं रहे हो। और जो ले जा रहा है वो हमारे आपस के बंटवारे को जो हमें करना चाहिए उसमें वो टांग अड़ा रहा है। भाई हमने बंटवारा करना है, हम बांट लेंगे, पर जो एक्स्ट्रा है पहले उसे दे दो तुम। अगर एक्स्ट्रा आ जाता हमारे पास या आ जाए तो झगड़ा होगा क्या? कितने लड़के हमारे पढ़े लिखे बताओ जरा, और नौकरी कितनी है? आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ा सकते हैं। 50 लाख से ज्यादा नौकरियां पड़ी हुई हैं और 50 लाख हमारे लोग नहीं हैं पढ़े लिखे। देते क्यों नहीं हो? और जो तब से लेके अब तक नहीं दिया है उसका हिसाब कर लो। जो हमारा बैकलॉग खाली पड़ा है हर साल का, उसका बताओ कितना है खाली, उसको पूरा कर लेते हैं। देने वाले की मनसा हो तब ना, देने वाले की इच्छा हो तब ना। अगर हम ये कहें कि जो 10% जो तुम्हारा EWS का है, इस EWS में 2% ब्राह्मणों को मिलेगा, 2% वैश्य को मिलेगा और 2% इसमें ठाकुर को मिलेगा, और वो ये कहें जी कि सारा ब्राह्मण लेंगे, तो तुम करो ना, कैसे करोगे इसमें? पर वो लड़ते नहीं आपस में, क्योंकि सारा तो वो लेके जा रहे हैं, वो क्यों लड़ेंगे? जब उनको उनके बच्चे उनके घर में एक एक आदमी के पास 10-10 नौकरियां हैं, जो सैकड़ों सालों से नौकरी करते आ रहे हैं, जो सारा आरक्षण लेके जा रहे हैं, जिनके घर में इंडस्ट्री भी है, जिनके घर में फैक्ट्री भी है, जिनके घर में है, जिनके घर में कभी क्रीमी लेयर लगती नहीं है, उनका तो राइट है। कोई के घर में 4-4 नौकरी कर रहे हैं और चारों बड़े-बड़े अफसर बने हैं, और जज भी बन रहे हैं, और मिलिट्री में भी अफसर हैं, और फोर्स में भी हैं, और हर जगह हैं वो। और जिनके घर में बनने शुरू हुए उनका आप कहते उनको धमकाते हो कि आपका क्रीमी लेयर लगेगा जी। तो भाई क्रीमी लेयर लगेगा तो सबका लगेगा ना। क्रीमी लेयर पहले तुम्हारा लगेगा, तुम्हारी क्रीम लेयर ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे एक एक घर में ऊपर से शुरू कर दे लगाना। जाहिर सी बात है, क्रीम लेयर का मतलब क्रीम तो सारे हैं, तुम भी इंडियन हो और हम भी इंडियन हैं, या तुम इंडियन नहीं हो ये घोषित कर दो। इंडिया में 2 रूल तो नहीं चल सकते। लेकिन सर मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अब क्रीमी लेयर की आप बात कर रहे हैं, जैसे क्रीमी लेयर पर तो कुछ चर्चा ही नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट में कोई चर्चा ही नहीं हुई है, उस पर सिर्फ ये कहा इस पर विचार होना चाहिए। हाँ, फिर उस पर लड़ाई क्यों? देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडवाइस दी कि ये इनमें वर्गीकरण होना चाहिए, तो उनको क्रीमी लेयर नहीं छेड़नी चाहिए थी,
और अगर छेड़नी चाहिए थी तो पूरे भारत के लिए छेड़नी चाहिए थी। आप क्रीम ढूंढ रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कर सकते कि तुम्हारी क्रीम ढूंढेंगे, तुम्हारी क्रीम ढूंढेंगे। तुम भी इंडियन हो, तुम भी इंडियन हो, तुम भी उसी क्रीम में लिपटे पड़े हो, तुम भी उसी क्रीम में हो। तो जिनके पास क्रीम के ड्रम भरे पड़े हैं, अगर आप क्रीम को फाइंड ही करोगे, ढूंढोगे, तो उनकी क्रीम का जिक्र करना चाहिए ना। तो आपकी मंशा सही नहीं दिखाई दे रही है। एक बार जब ओबीसी का आरक्षण आया था, मैंने उस समय कहा था कि भाई तुम्हारा आरक्षण तो आया ना आया बेकार सही है, क्योंकि तुम तो आरक्षण शुरू नहीं हो उससे पहले तुम्हारा खत्म हो गया। अब जो व्यक्ति नौकरी करेगा 8-10 लाख की सैलरी तो लेगा ही, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा नहीं। और पीछे जो बच्चे आएंगे वो पढ़े लिखे होंगे नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं पढ़ाने के लिए, वो तो खेत के मजदूर रहे। तो तुम्हें आरक्षण कहाँ तुम्हारा पूरा होगा? 52% तुम्हें मिलना चाहिए, 27 मिला, वो भी तुम्हारा पूरा नहीं होगा। तो तुम्हें दैनिक मंशा कहाँ है? पर वो इकट्ठे नहीं है, वो साथ ही नहीं है, वो बड़बड़ करते रहते हैं उनके नेता, उसके बाद में कहीं कुछ नहीं है। वो चाहते तब तक अपना 52% ले जाते, तो नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये जो जजमेंट है वर्गीकरण का, ये नेचुरल जजमेंट है, वर्गीकरण होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। पर एक बात मुझे बताओ आप, क्या सरकार के हाथ रोके थे? वहां तो एबीसी पहले से लागू है हरियाणा में। क्या इतने दिनों तक सरकार रही तो बैकलॉग भरने के लिए किसी ने उनके हाथ पकड़ के रखे थे, रोक रखे थे? क्या किसी ने हाथ बांध रखे थे? क्या किसी ने कह रखा था? देने वाले की अगर नियत हो तो वो रोस्टर को उल्टा भी घुमा सकता है। स्टेट गवर्नमेंटों के पास में अपने रोस्टर को उल्टा घुमाने के राइट होते हैं। आप सबसे आखिर में शेड्यूल कास्ट को लेते हो, सबसे नीचे शेड्यूल कास्ट को लेते हो। शेड्यूल कास्ट जब तक बूढ़ा होता है उसको प्रमोशन नहीं मिलती, उसके ऊपर वालों को सबको प्रमोशन मिल जाती है। एक एक सीट करके आप भर रहे हो। एक सीट में सबसे पहले आप कहते हो कि ये अनरिजर्व रहेगी, अनरिजर्व रहेगी। अनरिजर्व में भी अगर कोई शेड्यूल कास्ट आता है तो उसको देते नहीं हो। आपने शेड्यूल कास्ट पे कैप लगा दिया। अब आपने ये कह दिया कि जो शेड्यूल कास्ट में लोग आएंगे वो शेड्यूल कास्ट में रहेंगे, चाहे वो टॉप पे हों। पहले होता था कि जो टॉप पे है उसको यूआर काउंट होता था, अनरिजर्व काउंट होता था। यानी कि जो व्यक्ति टॉप में ऊपर मेरिट में गया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे ओबीसी है, चाहे वो अनरिजर्व है, वो उसको लेते थे। उसके बाद में फिर कोटा पूरा करते थे, ताकि जो देश की प्रतिभा है वो ऊपर रहें। तो प्रतिभाएं तो सब जगह है ना। तो आप इसको रोस्टर को उल्टा कर दो भाई। आप पहली जो सीट है उसको दो जिसको मिली नहीं आज तक, वंचित को दो। दूसरी सीट भी वंचित को दो, तीसरी भी वंचित को दो। तुम 7वीं सीट रखो ना यूआर के लिए। यूआर तो पहले देश में भरे पड़े हैं, से यहाँ बिल्कुल भरे पड़े हैं देश में, इससे इतने ज्यादा हैं, उनको पीछे करना। मतलब यहाँ से जो आप कह रहे हो जनरल से यहाँ से शुरू होता है। हाँ, ये SC ST में। हाँ, तो इसको उल्टा करो। इसको आपको इस भरने की प्रोसेस को उल्टा करने के लिए किसने रोका है? बताओ, किसने हाथ पकड़े क्या आपके? पर आपकी इच्छा हो तब ना, मनसा नहीं है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के पास में एक ताकत है कि वो कॉलेजियम के तहत में किसी भी वकील को उठा के जज बना सकती है हाई कोर्ट का, और कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास राइट है। किसी ने रोका क्या? किसी ने रोका क्या? आप बनाओ ना, आप सारे जज बनाओ वंचितों के, आप बना के तो दिखाओ ना, तो पता चले कि आप वंचितों के हितैषी हो। चुनाव आया है, आचार संहिता लग गई है, चुनाव होने वाला है, वोट पड़ने वाली हैं, आप उस पर जोर लगा रहे हो। और भी तो स्टेटों में आपकी सरकारें हैं, वहां तो चुनाव नहीं है। और भी तो स्टेटों में वो है ना, ऐसे जैसे तमिलनाडु में उनकी सरकार नहीं है। उन्होंने भी किनकी नहीं, उनकी नहीं है, खट्टर साहब की सरकार नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री नहीं, वहाँ जस्टिस है, वहाँ 60% है। हाँ, उन्होंने बोल दिया कि इससे हमें। तमिलनाडु को तो आप भूल जाओ। तमिलनाडु तो वो सीन है कि तमिलनाडु पूरे देश में लागू होना चाहिए जो वहाँ है। तमिलनाडु के अंदर तो जस्टिस बहुत पहले से चल रहा है। वहाँ तो क्या बोलते हैं, आपको मंदिर में भी आप SC ST OBC में पंडित बनाए जा रहे हैं, और वो चंदा लेते हैं, पैसा लेते हैं, हो सकता है। वहाँ तो वो एडवांस लोग हैं, वहाँ तो पेरियार साहब का पूरा मौज है जी। पर बाकी जो और स्टेट हैं उनमें कर दो ना। आप करते क्यों नहीं हो? कौन रोक रहा है? हरियाणा में चुनाव है तो हरियाणा में आप शो कर रहे हो कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। भाई, हरियाणा में नहीं हो सकता है, इलेक्शन कमीशन है, और हो भी सकता है आप कैबिनेट से पास करा लो। पर नहीं भी अगर हो रहा है किसी दिक्कत में, और स्टेटों में कर लो ना, जो और स्टेट है। चुनाव आयोग भी क्या विचार देगा? वो तो यही कहेगा अभी तो आप चुनाव के बाद इस पर चुनाव जब एक बार जब आचार संहिता लग जाती है, उस समय सरकार का कोई डिसीजन मान्य नहीं होता, ये सब जानते हैं। बाकी आप अपने उसमें चुनाव पत्र में घोषणा में कुछ भी कह दो, वो तो वोट लेने देने का खेल है सारा। और वो जब तक ठप्पा लगता है तब तक का है, 5:30 बजे तक का खेल होता है, उसके बाद में कोई कुछ नहीं कहता। इतने सारे मैनिफेस्टो आए, इतने सारे चुनावों के वादे आए, इतनी सारी पार्टियों के आए, आज तक सबके उठा लो और किसी ने पूरा किया हो। वो तो चुनाव में ऐसा चलता है वो तो। लेकिन जब आप बताइए, अगर कैबिनेट में अगर पास हो गया सब कुछ, उन्होंने कर दिया। नहीं, कैबिनेट कहा कि कैबिनेट चुनाव में, अब तो कोई कैबिनेट नहीं है वहाँ। नहीं, चुनाव से पहले उन्होंने आचार संहिता 16 तारीख को लगी है। मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ, इसमें कितना दम है कि चुनाव आयोग आचार संहिता 16 तारीख को लगती है, और
17 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग थी, यानी अगले आचार संहिता के बाद कैबिनेट मीटिंग नहीं होती। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे, इसमें कितना दम है जो ये नहीं, ये तो चुनावी वादे होते हैं। देखिए ये चुनावी है, मैंने आपको बताया ना, जहाँ चुनाव है वहां का छोड़ो ना, वहां का बाद में हो जाएगा जो होगा। जहाँ चुनाव नहीं वहां तो करो। आप वहां चुनाव वाले स्टेट के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मतलब योगी जी भी कर सकते हैं, सारे देश में करो। आपके पास में क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, मध्य प्रदेश है या सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, सारे देश में करो ना। रोस्टर को उल्टा घुमाओ, बैकलॉग पूरा करो, और जितना बैकलॉग अब तक का बचा है जो वंचितों को नहीं मिला है वो दो, उनको उनका राइट बनता है, उनको देना चाहिए। इसमें सारे शेड्यूल कास्टों के मजे आने वाले हैं, क्योंकि सारी वैकेंसी भरने के बाद भी कैंडिडेट नहीं है। आप क्या समझते हो कितने लोग पढ़े लिखे हैं? आप सर्वे कराओ ना, पढ़े लिखे कितने हैं, कितने लोग हैं, और कितने लोगों को लेना चाहते हो? वैकेंसियां तो हैं, पॉपुलेशन कितनी बड़ी, पॉपुलेशन के हिसाब से वैकेंसी बढ़ेंगी या घटेंगी, दफ्तर बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। तो जब दफ्तर बढ़ेंगे तो वैकेंसी बढ़ेंगी, तो वैकेंसी घटा क्यों रहे हो? दफ्तर बंद क्यों कर रहे हो? लेकिन संस्थान तो अब सरकारी संस्थान तो रहे कहाँ हैं, आप बताइए। सब बेच दिए, सब तो बताते हैं कि सब बिक गए हैं। वो तो खोले जा सकते हैं ना। अगर आप वंचितों को देना चाहते हो तो जैसे बंद किए जा सकते हैं एक साइन से, वैसे खोले जा सकते हैं। BSNL आज क्या बोलते हैं काम नहीं कर रहा, BSNL को बढ़ा दो आगे, उसमें लाखों नौकरी आ जाएंगी। BSNL में जो प्राइवेट सेक्टर की जितनी इंश्योरेंस है उनको बंद करके LIC को बढ़ा दो, LIC में लाखों नौकरी आ जाएंगी। जो कुरियर कंपनियां खुली हुई हैं उनको बंद करके और पोस्ट ऑफिस से कुरियर कराओ, लाखों कम उसमें जॉब आ जाएंगी। पर देने वाली करने वाली की इच्छा हो तब ना, रास्ते तो सारे हैं। आपके हाथ में पूरी पावर है कि आप रेलवे को प्राइवेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या और नई रेल खोलना चाहते हो या ये नहीं खोलना चाहते हो, और जो रेल है उन्हें खोल दो, तो नौकरियां बढ़ जाएंगी आपकी रेल में। अच्छा, जो अब जो आपस में जो टकराव चल रहा है, कुछ जातियों में चल रहा है, जैसे कुछ लोगों ने इसको 1 अगस्त के बाद बना दिया चमार वर्सेस वाल्मीकि। तो इस तरीके की जो है वो हमें तो खुद समझने में इसको बहुत समय लगा, क्योंकि हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि आरक्षण वर्गीकरण क्या है। लेकिन जो लड़ रहे थे वो आराम से कोर्ट में चल रहा था उनका मसला, जो भी सालों से चल रहा है। 1 तारीख को जब ये फैसला आता तो हमारी तो काफ़ी दिनों तक समझ में ही नहीं आया सर, ये आखिर है क्या। इसको हमें समझने में कम से कम 10 दिन लग गए, हफ्ता 10 दिन आराम से लग गए हमें। तो हमसे भी लोग कहते थे आप इस पर भी कार्य करिए काम। मैंने कहा जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा हम करेंगे कैसे, उसको पहले समझना पड़ेगा। तो आप जैसे लोगों से हमने संपर्क किए और जैसे पढ़ा इसके बारे में, तो संपर्क कर कुरा के हमें जब थोड़ा बहुत पता लगा तो हमने इसमें काम शुरू कर दिया। उससे पहले वो लोग न्यूज़ें डालते रहे हैं, लेकिन वो एक जाति को विशेष टारगेट करते भी रहे हैं उसमें। अब क्योंकि ये अब आरक्षण मांग रहे हैं, जबकि ये सफाई कर्मचारी है, ये अनपढ़ है, ये कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, इनका तो वाल्मीकि जो है वो भगवान भी ब्राह्मण है, बीजेपी के यहाँ RSS के, इस तरीके के मतलब इल्ज़ाम लगाने उन्होंने शुरू कर दिए। जब तक हमें ये पता लगने में समय लगा कि ये आखिर है क्या, तब तक बहुत देर हो चुकी है, लोगों में जहर बढ़ चुका है। तब हमने शुरू किया अपनी उसमें, जब आप जैसे लोगों के सजेशन लेना, तो जब बात करना शुरू किया है तो अब ये बात जो है ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब लोगों में आपसी में फ्रैक्शन ज़्यादा आ गया है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं आखिर इसका रास्ता क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जो हमारी जो ताकत तोड़ी जा रही है, आपने अभी बताया ना कि बाबा साहब की ताकत को तोड़ा जा रहा है, वो उनकी जो बनाए हुए विचार है उनको तोड़ा जा रहा है, और फिर तोड़कर जो है ये जातियों में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे और अपना राज करेंगे, देना किसी को है नहीं कुछ। तो इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है, लोगों को आप अपनी आसान भाषा में कैसे समझा पाएंगे सर? आपकी पूरी जानकारी में जो आसपास जितने भी लोग हैं गांव में, अगर आप जाओगे तो आप ये देखोगे कि 500 व्यक्तियों में से एक आदमी के पास में सरकारी नौकरी है, बाकी 499 के पास सरकारी नौकरी नहीं है। जी बिल्कुल। और सरकारी नौकरी जिन लोगों ने ली, शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में या OBC में भी जो ले रहे हैं, या जो अन्य जन्म में भी लोग ले रहे हैं, वो लोग बहुत मतलबी होते हैं। उन्हें अपने बच्चे पढ़ाने हैं और कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाना है, आगे बढ़ना है, और उनके लिए सोसाइटी कुछ नहीं है, वो सोसाइटी में बैक नहीं करते। सोसाइटी में मैं इसी बात को आपके आगे बढ़ाता हूँ। हमारे इधर जो हमारी कॉलोनी है, यहाँ पर तकरीबन वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हमारे परली तरफ, मार्केट के परली तरफ
हमारे चमार कम्युनिटी है, ना तो इधर कोई फर्स्ट क्लास का अधिकारी है और ना ही उधर कोई फर्स्ट क्लास का अधिकारी है, कोई भी नहीं है, और हजारों की जनसंख्या है। फर्स्ट क्लास के अधिकारी तो होंगे दोनों तरफ, पर वो जंप कर गए होंगे, वो बैक नहीं कर रहे होंगे, वो आए नहीं होंगे यहाँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद, क्योंकि हमारे आपस में मेल जोल है, आपस में हमारे खूब प्यार प्रेम है, सब कोई बना ही सही नहीं तरीके से रहते हैं, लेकिन कोई बना ही नहीं है। अच्छा, किसी ने आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं उठाया सही से। हो सकता है कि यहाँ आपके 2 मोहल्लों में ये बात रहा हो, पर जितने भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में सब जगह जहाँ भी रिजर्वेशन के थोड़े बहुत लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं से आए हैं, गांव से आए या देहात से आए या शहर से आए, पर उन गांव की, उन देहातों की, उन शहर की, उन मोहल्लों की हालत ठीक नहीं है। वो तो अपना वहां से रिजर्वेशन लेके निकल आए। उनसे आप बाबा साहब का नाम लेके या वाल्मीकि महाराज का नाम लेके या गुरु रविदास जी का नाम लेके अगर कुछ जाओगे तो 100, 200, 500 रुपये आपके मुंह पे मार देंगे। पर वो कोई मूवमेंट बाबा साहब का या कोई मूवमेंट काशीराम जी का या दीना भाना जी का कोई मूवमेंट या कोई मूवमेंट जो चलता है समाज को बदलने के लिए, उसमें हिस्सा नहीं लेते थे वो, बल्कि वो कहते हैं ये कहाँ से आ गए, और वो आपको मुंह पे ये भी कहते हैं कि तुम निकम्मे और नाकारा आदमी हो और तुम चले आए यहाँ, तुम्हें कोई काम नहीं है, चंदन मांगते रहते हो, ये लोगों को ये पर्चे बांटते रहते हो, ऐसा बोलते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि बाबा साहब ने पहले भी ये बताया था कि सारे लोग समाज का काम करने वाले नहीं होते हैं, इसलिए जो नौकरी लेके गए हैं वो समाज के लिए कुछ करेंगे या कर रहे हैं भरोसा नहीं है, और वो अब तक किया भी नहीं है। आप कहीं भी देख लो उठा के, चाहे शेड्यूल ट्राइब में देख लो, चाहे शेड्यूल कास्ट में देख लो, चाहे ओबीसी में देख लो, जो एक बार नौकरी लेके गए उन्होंने अपने आप को कर लिया, चाहे बाद में कुछ भी होता रहे। तो मूवमेंट चलाने वाले लोग वो हैं जो रिजर्वेशन की रोटी नहीं खा रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो परेशान हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो बेरोजगार हैं, उनसे मूवमेंट चलता है। और वो मूवमेंट वही लोग चला रहे हैं। भीड़ जो होती है उन्हीं की होती है, भीड़ में अफसर नहीं आते, भीड़ में बड़े लोग नहीं आते, 1-8%, आधा % वो आ जाते हैं जिनको ये रहता है कि नहीं हमें करना चाहिए, पर सारे नहीं आते। ये जो तादाद है ये करीब 20 लाख लोगों की तादाद थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हुआ करते थे 89 के 90 के आसपास में, अभी तो 5 लाख के आसपास लगभग रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये जो तादाद है ये घट गई तादाद, ये 1/4 रह गई है, पर ये तादाद काम की नहीं है। अगर ये तादाद काम की होती तो ये तो सारे दुख दर्द दूर हो गए होते अब तक। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर ये सारे लोग चाहते तो दुख दर्द दूर ना होते, पर अब वो भी मरने वाले हैं और बाकी जो है गांव में तो वो ही मरने वाले हैं। तो गांव वाले तो ये सुखी हैं, अरे हम पे तो था किया तो हमारा जाएगा। सही बात। पर उनका जाएगा जिन्होंने इकट्ठा कर लिया है, उनका छिनेगा सब कुछ, उनका नहीं बचने वाला है। मतलब चिंता उनको है जिनका छीनने वाला है। नहीं उनको, वो तो सोचते हैं कि छिनेगा तो उनका भी नहीं छिनेगा, उनका छिनेगा। कैसे छिनता है? पहले डॉक्टर बनता था फोकट में, वजीफा मिलता था अलग से, कोई फीस नहीं होती थी। अभी डॉक्टर बनता है 1 करोड़ में और तनख्वाह मिलती है 15 लाख, वो 15,000 20,000, तो 1 करोड़ गया। 5 साल बच्चे ने मेहनत की, उसके बाद क्या ला रहा है? उसका ब्याज भी नहीं ला रहा। जो 1 करोड़ खर्च किया उसका ब्याज भी नहीं है। 1 करोड़ का ब्याज ही 2 लाख मिलता है 1 महीने का, वो तो ब्याज की तनख्वाह भी नहीं ला रहा। तो अभी जो बच्चा है जो पहले पढ़ता था फोकट में, उसको नौकरी मिल जाती थी तो तनख्वाह मिलती थी, अभी पढ़ के आ रहा है पर नौकरी नहीं मिल रही है, मिली तो प्राइवेट मिल रही है। तो घर बेच के पढ़ाएगा तो घर बनेगा नहीं दोबारा, तो गया, तो घर गया। अगर 2 करोड़ खर्च करके 1 करोड़ खर्च करके इंजीनियर डॉक्टर बनता है और बाद में अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकता है तो डिमोशन हो गई ना, खत्म हो रहा है ना। फिर धीरे धीरे करके तो 30-40 साल में मकान बिक जाएंगे। क्या कर लोगे आप? या कहीं किसी बनी बावन से शादी हो जाएगी तो वो ले जाएगा उठा के आपके बच्चे को, तो प्रॉपर्टीज की मतलब प्रमोशन की वजह डिमोशन चल रहा है, और प्रताड़ित भी चल ही रहा है, प्रताड़ित भी हो रहा है नहीं, और चल भी रहा है। मतलब पहले जितनी नौकरियां थी उसकी 1/4 नौकरी रह गई हैं। तो बढ़नी चाहिए थी नौकरी, जब आप पढ़े हो लिखे हो, बच्चे पढ़ाए लिखाए हैं तो नौकरी बढ़नी चाहिए थी, पर नौकरी तो बढ़ी नहीं। तो आपका तो डिमोशन चल रहा है ना, आप तो घट रहा है आपका मामला तो, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब पूरा जमीन में मिल जाएगा तब दिखाई देगा। और ऊपर से आपस में लड़ाइयाँ, जो आप बेवकूफ़ों की तरह और बिना उसकी तरह जाके बिना सोचे समझे लड़ बैठते हो और एक दूसरे को गालियां बकना शुरू कर देते हो, ये और बेड़ा गर्क करेगी आपका। नहीं चलिए हम मानते हैं, देखिए मान लिए चलिए एक तबका जो है वो अनपढ़ है, बिल्कुल गंवार है, हम मान लिया, उनकी भाषा ही मैं बोल रहा हूँ, वो तो अनपढ़ है बिल्कुल, और एक हमारा तबका पढ़ा लिखा हुआ बुद्धिमान है। तो जो बुद्धिमान तबका है, अगर मान लो कोई अनपढ़ के समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझाने का उसका फर्ज भी बनता है। और जैसे मान लो वर्गीकरण का जैसे ही आया ये सुप्रीम कोर्ट से, तो उन लोगों को विरोध ना करने की बजाय ये कहना चाहिए था कि हम इसके पक्ष में हैं।
इतना कह के और उन्हें समझाना शुरू कर देते कि इसके फायदे नुकसान क्या है, उनको तैयार करते, फिर तैयार करके और फिर उस पे भारत सरकार पे या सुप्रीम कोर्ट के उसके फैसले पर जाते। फिर अनजाना जी, यहाँ जिसको नेता बनना होता है वो भड़काना शुरू कर देता है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, चाहे उधर हो चाहे उधर हो। यहाँ हमारे लोगों को मैंने बताया ना, एक उदाहरण आपको बताया कि किसी ने ये नहीं पूछा कि किस तारीख डिक्लेयर किसने की। मैं कुछ सिस्टम तो होना चाहिए था। कल को अगर आप यहाँ से कह दो मैं 22 तारीख डिक्लेयर करता हूँ तो 22 तारीख डिक्लेयर हो जाएगी, आप कौन होते हो करने वाले? बिल्कुल सही बात है भाई। वो कोई समाज का कोई व्यक्ति ने अगर किसी ने की है तो कोई समाज का ठेकेदार थोड़ी है कि समाज पूछते सही तू कौन है भाई? लेकिन ठेकेदार है क्यों नहीं? अब जब एक ने कॉल किया और वो अच्छा, पूरे भारत ने मान आपने लिया। आपने अगर ये कहते जी 21 तारीख को नहीं होंगी तो फिर आपकी बात मान लेते तो आप ठेकेदार हो गए क्या? क्योंकि 21 तारीख को उसने कहा और वो कह के घर में बैठ गया तो उसके विरोध में लोग आए तो उन्होंने भी उसको मान लिया, मान्यता दे दी। मान्यता दे दी। ठीक है, जब उसके विरोध में आए तो उनको लगा भाई ये मौका अच्छा है उसका नेता बनने का, तो लोग कुछ उसके जो नेता वाले समर्थन में आ गए तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई तो लोगों की ईगो अहम आ गए तो 21 तारीख को ऑटोमेटिक मान्यता होती चली गई। सबने अपना समर्थन दे दिया उसमें। नहीं, मान्यता कि भाई 21 को ये विरोध कर रहे हैं तो अब 21 को ही होगा। हमारे तो लोगों के अहम बहुत ऊंचे हैं ना। जी जी जी। भाई ये विरोध कर रहे हैं, अच्छा विरोध के जवाब में विरोध आया तो अब और ज्यादा विरोध होगा ऐसे। पर मान्यता तो नहीं ना उसको। हमारे पास में मान्यता कोई सिस्टम है क्या? क्या सारे देश के शेड्यूल कास्टों की कोई एक बॉडी है क्या? कहीं वो बैठ के एक फैसले लेते हैं क्या? कभी वो विचार विमर्श करते हैं क्या? क्या जजमेंट पे एक साथ बैठ के कोई संगोष्ठी हुई कि भाई ये जजमेंट आया है तो आप इस बात के, तो ये बेवकूफों की निशानी नहीं है क्या? ये काहे के अकलमंद हो तुम? कौन से अकलमंद हो? विरोध करने वाले भी जो विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं बैठ के बात कर लेते हैं, आओ एक बार बैठ के बात करनी चाहिए। और जो लोग इनके 21 तारीख को आए थे वो भी कहते हैं बैठ के बात करते हैं एक बार। भाई गधों की तरह बेवकूफों की तरह तुम चले जाते हो, तुमको अकल नहीं। कोई भी आदमी डेट घोषित कर दे तुम उसको देते हो, फिर कर लो डेट घोषित, फिर चले जाओ, फिर डेट घोषित कर लो, चले, ये काम होता रहेगा। बस तुम दूसरों के हाथ के पपेट और टूल बन के और तुम इस्तेमाल हो रहे हो, तुमको अकल ही नहीं है। तुमको अगर अकल होती तो सारे मिलते और सारे ये कहते जी कि जो फैसला आया है उस फैसले में ये दिक्कत है कि जो बचा हुआ है उसे दो पहले हमें, और रोस्टर को उल्टा करो जी। लड़ाई ये लड़नी चाहिए ना। हाँ भाई वैकेंसी नहीं है, उसको खाली पदों को भरो। हाँ, उसको भरो और लेकिन वो तो जो मतलब खुद ही पिटीशन दायर करते हैं कि इसको बंद करो, वर्गीकरण को बंद करो। सब मूर्खों की हरकतें चल रही हैं और अकलमंद फायदा उठा रहे हैं। आप ये सीधे सीधे बोलो कि हमारी जनसंख्या इतनी है, ये तो हमारा चाहिए और जो फालतू पड़ा हुआ है वो हमें दो क्योंकि हमें मिला नहीं है। बांट हम लेंगे, बांट हम लेंगे। तुम काहे को बांट रहे हो? तुमने अपना बांट लिया 10%, तब तो कोई ना आया कहने के लिए। फालतू में 10% ले गए, मांगा नहीं, धागा नहीं, कुछ नहीं, तो हमें नहीं मिल सकता क्या? वो नियम हमारे लिए लागू नहीं हो सकता? अच्छा, मैं प्रवक्ताओं के, इनके बड़े बड़े नेताओं के बयान में सुन रहा हूँ, जैसे वो कहते हैं भाई इसको वर्गीकरण क्यों कर रहे हो, तो इसको जैसे चल रहा था वैसे चलने दो। वो गलत बोल रहे हैं। वो क्या है? वो गलत बोल रहे हैं, वो नेतागिरी है पूरी। जिसको नहीं मिला है उसको मिलना चाहिए। अगर ना हो तो ठीक है कि भाई चलो, जैसे मान लो इस कमरे में हम 3 लोग बैठे हैं जी और 3 रोटी आती हैं तो नेचुरल जस्टिस में एक एक तीनों को मिलेगी, बिल्कुल ठीक है ना। पर अगर रोटी यहाँ 3 और रखी हुई है तो हम क्या करेंगे? तो 2 खा लेंगे। पर रोटी अगर यहाँ पे मान लो एक ही आई है तो 1/3 खा लेंगे। ये नेचुरल जस्टिस है। तो कहीं अगर रोटी ना हो तो तुम्हारा लड़ना समझ में आता है। फिर तो तुम ये कह सकते हो कि साहब काशीराम ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाएगी, बात खत्म हो गई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और जो मिल सकता है, जो बैकलॉग है वो मिल सकता है, उसको बैठ के बात होनी चाहिए थी, उसके ऊपर पिटीशन दायर होनी चाहिए थी। और ये क्रीमी लेयर के लिए अपनी तरफ से एडवाइस करना चाहिए था कि जी उनकी क्रीमी लेयर लगाओ ना, जिनके पास में ड्रम भरे पड़े हैं। हमारा जिक्र क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। और उनको नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है। जिसकी मिल चल रही है, जिसकी फैक्ट्री चल रही है, वो काहे सगैर नौकरी करता है? जिसके घर में 4 नौकरी है वो क्यों करता है? भाई अनरिजर्व का है तो इसका मतलब 4 थोड़ी ले जाएगा। तो एक दे दो उसको नौकरी, और अगर मान लो उसका फादर नौकरी करता है तो उसको नौकरी मत दो। तो ये नौकरियां कितनी सारी आएंगी। अनरिजर्व का मतलब ये थोड़ी है कि बाकी तो जो वंचित लोग हैं उनको दोगे नहीं। नौकरी देश की है, कोई अनरिजर्व की नहीं है। तो देश में बंटनी चाहिए, जिनको नहीं मिली उनको मिलनी चाहिए। तो नेचुरल जस्टिस पे तो आओगे तब ना, जब इकट्ठे होगे। तो चलिए, सुधीर सर से बात करके बड़ा अच्छा लगा। और सुधीर सर की जो
इनकी जो स्टडी है, जो इन्होंने आज तक खोज की है, और एक एक शब्द के ऊपर ये घंटों घंटों जो है वो विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सिर्फ एक शब्द के ऊपर। उस पर भी हम आपसे बात लेंगे, चर्चा करेंगे कभी समय आने पर, क्योंकि आपका बड़ा कीमती समय है। तो सर से बात करके बड़ा अच्छा लगा, और मुझे यकीन है और मुझे आशा भी है कि आपको ये बातें समझ में आएगी, और इसको समझकर आपस में भाईचारा बनाकर, जिस तरीके से सुधीर सर ने कहा और हमारी चर्चा जो हुई है, कि इसका निचोड़ ये निकलता है कि आपस में दोनों समुदायों को बैठकर, सभी वंचित और अन्य वंचित समाज को बैठकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, और इसको लेकर आगे भारत सरकार तक जाना चाहिए कि जितनी भी वैकेंसियाँ जो खाली पड़ी है, जो पद खाली पड़े हैं, और जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को एक एक इंडियन के ऊपर जो है, एक एक भारतीय के ऊपर जो है वो उसको लागू करना चाहिए, तब तो ये है सही। वरना इस पर जो है अब एक वर्ग छोड़ दिया आपने और दूसरे वर्ग से शुरू कर दिया, फिर तीसरे वर्ग पे लाके उसको भी शुरू कर दिया, तो ये जो है कहीं कहीं इंसाफ नहीं है। तो जब शुरू हो तो शुरू से शुरू हो और अंत तक वो जाए, और जो फ़ायदा है वो भी शुरू से शुरू हो और अंत तक जाए, ताकि हर भारतीय को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद।